चैप्टर 2। एक आदमी एक कैफे से बाहर निकल रहा था और उसके पीछे एक दूसरा आदमी उसकी स्पीड से मेल खाने की कोशिश कर रहा था और साथ साथ उससे कुछ कह रहा था, जैसे कि वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। तभी अचानक वो पहला आदमी जो आगे चल रहा था वह रुक जाता है और एक और देखने लगता है। अब आगे की कहानी सिद्धार्थ के जुबानी। मैं कैफे से बाहर निकलकर अपनी कार की ओर जा रहा था और मेरा राहुल मेरे पीछे चल रहा था। वो मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, जब ही मेरी नज़र सामने ठहर जाती है। जैसे ही मैंने अपने सामने देखा मेरी आंखें चौंक गई उसे देखकर। एक अनचाही खुशी ने मेरे चेहरे पर दस्तक ले ली। मैं उसे यहाँ देखकर बहुत खुश था, लेकिन मैं बहुत उलझन में था। वो यहाँ क्या कर रही थी? जहाँ तक मुझे याद है वो 7 साल पहले दिल्ली छोड़कर चली गई थी, तो अब वह यहाँ क्या कर रही थी? मैं उसके पास भागना चाहता था और उसे कसकर गले लगाना चाहता था और उसे पूरी दुनिया से छुपाना चाहता था, लेकिन किसी तरह मैंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया। मुझे लगता है कि उसने मेरी निगाहें उस ओर महसूस कर ली थी, इसलिए वह मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी, लेकिन मैं पीछे मुड़ गया ताकि वह मुझे न देख सके, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उसने मुझे देख लिया तो क्या होगा, और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता। फिर वह पीछे मुड़ी और उस छोटे लड़के से कुछ कहा और अपनी कार में बैठकर चली गई। जब वह गई तो मेरी आंखें में गुस्सा भर गया और पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। पर उसे टाइम राहुल ने मुझे बीच में टोक दिया और मुझे बताते लगा कि मेरी 1 घंटे में मीटिंग है। मैंने अपना सिर उसकी ओर हिलाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मेरी एक गार्ड ने मेरे लिए कार का दरवाजा खोला और मेरी तरह देखकर सर हिलाया, पर मैं उससे नजरअंदाज करके कार के अंदर बैठ गया और ड्राइवर को इशारा किया कि ऑफिस की तरफ गाड़ी मोड़ ले। मुझे पता है कि आप सब मुझे एरोगेंट कहेंगे, लेकिन मैं पिछले 7 सालों से ऐसा ही हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर पीछे की ओर टिका लिया, क्योंकि मैं अब इन सब से थक चुका था। मुझे उसके चेहरे की खिलखिलाहट और मुस्कुराहट याद आ रही थी। तारांकन फ्लैशबैक। कुछ नहीं, वो हकलाते हुए बोली, और मेज उसकी इन्हीं हरकतों पर हंस पड़ी। उसने ये देखा और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, साथ ही मुंह फुला लिया। हे भगवान, ये अपनी नाराजगी के पाउच से मुझे मार डालेगी। जितना ये पाउट बनाती है उतना ही मुझे इसका हरकतें करना पसंद है। शायद इसलिए मैं इसे प्यार करता हूँ। मैं अपने ख्यालों से बाहर आया क्योंकि मैंने उसे मुझसे दूर जाते हुए देखा। धिक्कार है, मैंने फिर से गलती कर दी। मैं उसके पीछे भागा। बेबी सुनो, मैं बस। उसने मुझे बीच में रोकते हुए कहा। चुप रहो मूर्ख, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। उस वक्त मुझे सच में दिल का छोटा दौरा सा पड़ा। हे भगवान, ये सच में बच्ची है। जब भी मैं इस पर हंसता हूँ ये यही कहती है, और मैं जैसे कोई खोया हुआ पिल्ला तुरंत माफी मांग लेता हूँ। कभी कभी तो यह मुझे उठक बैठक भी करवाती है, और मैं हमेशा कर लेता हूँ। बेबी स्वीट हार्ट, मैं तो बस खैर छोड़ो ये सब। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा चलो, तुम्हें कैंडी फ्लॉस दिलाता हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखें बच्चों जैसी चमक उठी, जैसे उन्हें उनका पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। वादा, उसने अपनी वादा करने वाली उंगली दिखाते हुए पूछा। मैं उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा उठा। इससे पहले कि वह और कुछ करे, मैंने अपनी उंगली उसके साथ मिला दी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने अपना चेहरा उसकी गर्दन के पास छुपा लिया। तभी मेरे मन में कुछ ख्याल आया। मैं मुस्कुराया और अपनी दाढ़ी से उसे गुदगुदाने लगा। वो हंसने लगी और खुद को मेरी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और अपना काम जारी रखा। कुछ देर बाद मैंने उसे छोड़ा, लेकिन मेरे हाथ अब भी उसकी कमर पर थे। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। वो पूरी तरह लाल हो गया था और उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसके माथे को चूम लिया। उस समय वो बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। उसने एक ओवरसाइज टी शर्ट पहन रखी थी। पता नहीं मेरी यह बच्ची कब बड़ी होगी। अचानक उसने मेरे होठों पर हल्का सा चुंबन दिया और हंसने लगी। मैं बस मुस्कुरा दिया। फ्लैशबैक समाप्त। मैं उस पल को याद करके मुस्कुराने लगा।
मेरे ख्याल मेरे ड्राइवर की आवाज से टूटे। उसने कहा कि हम पहुंच गए हैं। मैं कार से उतरा और अपने ऑफिस की ओर बढ़ा। रास्ते में कई कर्मचारियों ने मुझे अभिवादन किया, लेकिन मैंने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया और सीधे अपने केबिन में चला गया। जब से मैंने अपने पिता का बिजनेस संभाला है, मैं बस यही सोचता हूँ कि इसे नई ऊंचाइयों तक कैसे ले जाऊं। मेरे पिता धनराज ओबरॉय एक महान व्यवसायी थे और मैं नहीं चाहता कि उनकी मेहनत व्यर्थ जाए। मेरी माँ निशा ओबरॉय एक समाज सेवी हैं। लोग मुझे निर्दयी, ठंडे दिल वाला, घमंडी और न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा तभी बना जब वह मुझे छोड़कर चली गई। ओह, मुझे तो मीटिंग में जाना है। चलो अब मीटिंग अटेंड करता हूँ। मीटिंग के बाद मैं अपने पेंट हाउस लौट आया। मैंने कपड़े बदले, फिर अपने कुक द्वारा बनाया हुआ डिनर खाया और अपने कमरे में चला गया। मैं अपने बिस्तर पर लेटा, अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। चैप्टर 3, आलिया का दृष्टिकोण। आज मुझे दिल्ली में अपने अपार्टमेंट में वापस जाना है। मैं कुछ दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुई थी, लेकिन अपार्टमेंट अभी तैयार नहीं था क्योंकि कुछ काम बाकी था उसमें। इसलिए मैं अपने घर में रह रही थी, लेकिन मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है। ये बहुत बड़ा है और कभी कभी मुझे डर भी लगता है। जब भी मैं दिल्ली में आती हूँ, मैं अपने अपार्टमेंट में ही रहना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं बाथरूम गई और अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी की। 1 घंटे बाद मैं बाहर आई और कपड़े पहने, पीली शर्ट, शॉर्ट्स और स्नीकर्स चुने। मैंने अपना बैग और कार की चाबियां ली और घर से बाहर निकल गई। रास्ते में मुझे हमारे घर की देखभाल करने वाली रूपा आंटी दिखीं। मैं उनके पास गई। गुड मॉर्निंग मैम, उन्होंने मुझे अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग आंटी, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैम, आप इतनी सुबह कहाँ जा रही हैं? उन्होंने मुझसे पूछा। नहीं मतलब आंटी, मैं अपने अपार्टमेंट जा रही हूँ। मैं यहाँ दिल्ली में जितने दिन हूँ वहाँ ही रहूंगी, मैंने उन्हें बताया। मेरे बात सुनते ही उनके चेहरे पर चिंता का भाव आ गया। मैम, आप नहीं जा सकती। सर ने हमें कड़ा आदेश दिया है कि आपको यहाँ से जाने नहीं दिया जाए। मैंने एक गहरी सांस ली। आंटी, मैं पापा से बात कर लूंगी। बाय। इतना कहकर मैं अपनी गाड़ी में बैठी और निकल गई वहाँ से। अपार्टमेंट पहुँचने के बाद मैंने फ्रेश होकर पहले किचन में कुछ खाने के लिए गई क्योंकि मुझे भूख सी लग रही थी थोड़ी। मैंने एक सेब खाया और शहर में घूमने का फैसला किया क्योंकि मैं काफी समय बाद यहाँ आई थी। मैंने कपड़े बदले, अपार्टमेंट लॉक किया और लिफ्ट से नीचे चली गई। मैं सड़कों पर चलने लगी जहाँ मेरे बगल से गाड़ियाँ गुजर रही थीं। यहाँ की ठंडी हवा मेरे बदन को छू रही थी। फिर मैंने वो पार्क देखा, वही पार्क जहाँ हम आया करते थे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे वहाँ जाने का मन हुआ। मैं अंदर गई और उस बेंच को देखा जहाँ हम आकर अक्सर बैठते थे। मैं बेंच पर बैठ गई और बच्चों को खेलते हुए देखने लगी। एक छोटा बच्चा करीब 4-5 साल का दौड़ रहा था और उसके पीछे एक महिला, शायद उसकी माँ, उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। उन्हें देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद की, सिर थोड़ा पीछे झुका लिया और ठंडी हवा का अनुभूति की वजह से एक मुस्कुराहट आ गई मेरे। फिर उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर मेरे सामने आई। मैं बस उसे देखती रह गई। मुझे अब भी वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। फ्लैशबैक। आलिया, आज तुम जरूर लेट होने वाली हो, मैंने खुद से कहा। बाय मम्मी, बाय पापा, मैं चिल्लाई और बाहर दौड़ते हुए बस स्टॉप की ओर बढ़ी। ध्यान रखना, मुझे अब भी समझ नहीं आता कि तुम बस क्यों लेती हो प्रिंसेस। तुम गाड़ी से भी जा सकती हो, मेरे पापा ने कहा, शायद मुझे रोकने के लिए मेरे पीछे दौड़ते हुए। तो मैं और तेज भागने लगी। मैं वापस आकर बताऊंगी पापा, बाय, और मेरे पीछे मत आना, मैंने चिल्लाते हुए जवाब दिया और दौड़ती रही। बस स्टॉप पहुंचकर मैं हाँफ रही थी और एक खंभे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। कुछ मिनटों बाद बस आई और मैं बस में बैठ गई। 1 घंटे बाद हम स्कूल कैंपस में पहुंचे और सभी बस से बाहर निकलने लगे, मैं भी। मैं यहाँ नई थी क्योंकि पापा के बिजनेस के कारण हमें मुंबई से दिल्ली आना पड़ा था।
लेकिन मेरी फ्रेंडली नेचर की वजह से मैंने यहाँ भी दोस्त बना लिए थे। मुझे पता है मैं अलग हूँ, मुझ पर हंसो मत पर। हे आलिया, तुम यहाँ खड़ी हो और यहाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम खुद से बात कर रही हो जैसे कोई पागल हो। उफ, किसने मेरे ख्यालों को तोड़ा? मैंने मुड़कर देखा और मेरी सबसे अच्छी दोस्त सुमन थी। उसके पापा और मेरे पापा सबसे अच्छे दोस्त हैं और हम भी, और हमारी मम्मियाँ भी। कितना अजीब संयोग है ना? ओह, और हमारे पापा बिजनेस पार्टनर्स हैं। और क्या मैंने बताया कि उसकी मम्मी भी मेरे मम्मी के प्रोफेशन में हैं? उसे भी मेरे जैसे अपने पापा के बिजनेस के कारण यहाँ आना पड़ा। खैर, मुझे उसे जवाब देना चाहिए, वरना वो मुझे मैनर्स पर लेक्चर देने लगेगी और अभी मेरे पास वो सुनने का मूड नहीं है। तुम्हें भी हेलो सुमन, मैंने उसे व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा। तुम्हारा हेलो रहने दो और चलो, क्लास के लिए हम पहले ही लेट हैं, उसने मेरा हाथ खींचते हुए कहा। लेट? मैंने घंटी क्यों नहीं सुनी? क्या मैं सो रही थी? और खड़ी होकर ही हाँ, मैंने उसे मुस्कुराते हुए उसी अंदाज में जवाब दिया। तुम खुद को अच्छी तरह जानती हो आलिया। और हाँ, घंटी तब बजी थी जब तुम खुद से बातें कर रही थी, उसने उसी अंदाज में जवाब दिया। वो पीछे मुड़कर मुझको देख रही थी और मैं उसे देखते हुए आगे चल रही थी। मैंने अपना मुंह खोला, कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक मैं किसी सख्त चीज से टकरा गई। ओह नहीं, ये दीवार है। और अरे यार, इससे मेरे सिर पर इतनी जोर से लगी कि अब दर्द हो रहा है। लेकिन ये दीवार तो नहीं लग रही। नहीं नहीं, ये दीवार नहीं है। फिर क्या है ये? मैंने ऊपर देखा और सीधे भूरे रंग की आंखों से नजरें मिली। ओह वाह, ये किसी की आंखें हैं। क्या कर रही हो आलिया? उसकी आंखों में घूरे जा रही हो? मेरा दिमाग मुझ पर चिल्लाने लगा। सच कहूँ तो उसकी आंखें तो गहरी हैं, जैसे कोई समुद्र हो। मैं खुद को समझाने लगी कि अब आंखें हटा लूं, लेकिन तभी महसूस हुआ कि वो भी मुझे देख रहा है। जब उसने देखा कि मैं भी उसे देख रही हूँ, तो उसने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी हथेली जो मेरी कमर पर थी, शायद मुझे गिरने से बचाने के लिए अब ऊपर की ओर सरकने लगी। आई एम सॉरी, मैंने हल्के से कहा और अपने हाथ जो उसके सीने पर थे तुरंत ही हटा लिए। ये बताना भूल गई थी कि उसका सीना भी किसी चट्टान जैसा सख्त था। ये आदमी खाता क्या है, सच में जानना चाहती हूँ। फिर मैंने उसके पास से गुजरकर अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ना शुरू किया, सुमन माँ के साथ, और वो चला गया मुझे नजरअंदाज कर। मुझे इतनी अजीब लग रहा था कि मैं उसे घूरे जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों चलते चलते मैंने पीछे मुड़कर फिर से उसकी तरफ देखने लगी और हमारी नजरें एक बार फिर मिल गईं। मैं तुरंत मुड़ी और चलती रही। फ्लैशबैक समाप्त। उस पल को याद करते हुए मैं मुस्कुराई और अपनी बेवकूफ़ी पर खुद ही हंस पड़ी, जैसे ये अभी अभी हुआ हो। जल्द ही पीरियड खत्म हो गया। चूंकि मैं स्कूल का हेड बॉय था और ईशान और रोहित सेक्रेटरी थे और अर्नव मेरा असिस्टेंट, तो हम चारों को एक प्रतियोगिता के सिलसिले में कुछ काम करना था। 10वीं ए के कुछ स्टूडेंट्स भी हमारी मदद के लिए आने वाले थे, इसलिए हम 8 रूम की ओर बढ़ गए। वहां हमने उसी लड़की को देखा जो मुझसे टकराई थी और उसकी सहेली को भी। मुस्कान भी वहां थी, लेकिन एक और लड़की थी जिसे मैं नहीं जानता था। शायद वो वही हो जिन 3 नई लड़कियों के बारे में मयंक बात कर रहा था। हम कमरे के अंदर गए और देखा कि वे किसी बात पर हंस रही थीं। हे भगवान, उसकी हंसी! तो लड़कियों, ये है हमारे स्कूल के हेड बॉय और उनकी टीम। और लड़कों, ये है वे स्टूडेंट्स जो आपकी मदद करेंगे, 8 रूम की इंचार्ज शालिनी मैम ने कहा। हम सबने सिर हिलाया। अरे, मैं रोहित खन्ना हूँ, रोहित ने कान से कान तक मुस्कुराते हुए कहा। हरामी, मैं ईशान मलिक, ईशान ने कहा। अर्नव जोशी, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा और मुस्कान की ओर देखते हुए, जिस पर मुस्कान ने बस आंखें घुमा ली। लगता है उसे अच्छा लग रहा है। मैंने मन ही मन हंसी दबाई। और ये है सिद्धार्थ ओबरॉय, स्कूल के हेड बॉय, मुझसे पहले किसी ने कहा। मैंने उस आवाज की दिशा में देखा और ये देखकर चौंक गया कि अनन्या यहाँ है। उसके दादा और मेरे दादा दोस्त हैं। ओह,
तो वह वही लड़की है। उस समय मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था, बस उसकी पीठ देखी थी। और इससे पहले कि आप लोग कुछ कहें, मैं आपको बता दूं कि हम एक दूसरे को जानते हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दादू के दोस्त के पोते, उसने एक लंबे विराम के बाद कहा, क्योंकि सब उसे हैरानी से देख रहे थे। फिर उसकी बात सुनने के बाद सबके चेहरे सामान्य हो गए। वैसे अब मुझे अपना परिचय देने दो। खैर, मैं अनन्या सिंह राजपूत हूँ, उसने कहा। और भैया, ये मेरी दोस्त हैं, सुमन देशमुख, उसने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, जो कल उस समय उसके साथ थी जब वह मुझसे टकराई थी। ये मुस्कान, हम उसे जानते हैं, आगे बताओ, रोहित ने उसे बीच में रोकते हुए कहा। बेवकूफ, मेरी लड़की का नाम जानने के लिए इतना बेताब? क्या मेरी लड़की? उसके जाने के बाद मैंने फिर से अपना सिर पीछे टिकाया। अब वक्त आ गया है बेबी, अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा, मैंने खुद से कहा। मैं उससे नाराज हूँ और दुखी भी। वह बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर चली गई। क्या उसे लगता है कि वह ब्रेकअप कहेगी और हम अलग हो जाएंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे लगता है कि दिल्ली छोड़कर वो मुझसे दूर हो सकती है, लेकिन वह गलत थी। मैं उस पर नजर रखे हुए था। मैं सोच रहा था कि वह 1 महीने बाद दिल्ली आने वाली थी, लेकिन उसने पहले क्यों आना चुना। खैर, उसे देखकर मुझे खुशी भी हुई और गुस्सा भी। उसने मुझे चोट पहुंचाई है। मुझे पहले से पता था कि मिस्टर मल्होत्रा देश से बाहर हैं, और मैं पूरी तरह से यकीन था कि वह अपनी बेटी को कागजात पर साइन करने के लिए भेजेंगे, क्योंकि किसी फैमिली मेंबर का सिग्नेचर जरूरी था। ये सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने उन्हें खुद ही उसका नाम सुझाने पर मजबूर किया। मैंने अपनी आंखें बंद की और हमारी पहली मुलाकात मेरी आंखों के सामने तैर गई। मुझे अब भी याद है कि कैसे वह मुझसे टकराई थी। मुझे उसकी हरकतों पर हंसी आ गई। फ्लैशबैक, मैं उस लड़की को देख रहा था जो मुझसे टकराई थी। वह बहुत प्यारी थी। उसकी आंखें मासूमियत से भरी हुई थीं और उसके गालों पर हल्की सी लाली थी। उसके होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ। मैं बस उसे चूम लेना चाहता था। तभी मैंने देखा कि वह मुझे घूर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे देख रही है। मैं मुस्कुराया। मैंने अपना हाथ उसकी कमर से सरकाकर उसकी पीठ पर रखा। वह झटके से पीछे हट गई और सीधे खड़ी हो गई। उसने अपने नन्हे हाथ, जो मेरे सीने पर टिके हुए थे, से मुझे हल्का सा धक्का दिया और धीरे से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी। हे भगवान, उसकी आवाज बिल्कुल किसी परी की तरह है। लेकिन इससे पहले कि मैं उसकी माफी का जवाब देता, वह अपनी सहेली के साथ चली गई। मैंने मुड़कर उसे जाते हुए देखा। उसकी तरफ देखते हुए मेरे अंदर कुछ अनजाने से एहसास जागे। मुझे नहीं पता कि वह क्या थे। अरे भाई, तुम लोग क्या देख रहे हो? रोहित की आवाज ने मुझे मेरी सोच से बाहर खींच लिया। अरे, देख रहा हूँ कि तुम दोनों तो यहाँ बस किसी पर लट्टू हो रहे हो, उसने उसी दिशा में देखते हुए कहा जहाँ मैं और ईशान देख रहे थे। मैंने उसे घूरा और उसने ऐसे कंधे उचकाए जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हम बस उधर देख रहे थे क्योंकि हमने उन लड़कियों को पहले कभी नहीं देखा, ईशान ने कहा। बिल्कुल, मैंने भी ईशान का समर्थन किया। लेकिन ये हरामी रोहित हम पर स्मिरक कर रहा था। सच में, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। खैर, वैसे भी हमें केमिस्ट्री क्लास में जाना चाहिए, वरना प्राची हमें लेट आने के लिए खा जाएगी, उसने कहा और हम सब अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। वैसे वो सही कह रहा था। हमारी केमिस्ट्री टीचर बहुत ही परेशान करने वाली हैं। हमने क्लासरूम में प्रवेश किया और अपनी सीट पर बैठ गए, जो कि सबसे पीछे थी। जल्दी वह क्लास में आई और पढ़ाना शुरू कर दिया। अरे, क्या तुमने देखा? आज 3 नई लड़कियां स्कूल में आई हैं और वे बहुत सुंदर हैं, हमारे क्लासमेट मयंक ने कहा। हाँ, है तो। वैसे वे किस क्लास में हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वे 11वीं या हमारे बैच 12वीं की हैं, उसके पार्टनर हर्ष ने कहा। वे 10वीं में हैं। मैंने उन्हें 10वीं के एक सेक्शन में जाते हुए देखा था, मयंक ने कहा। ये सुनकर मैंने मन ही मन तय किया कि मैं 10वीं के सारे सेक्शन चेक करूंगा।
लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? खैर, फिर भी मुझे देखना तो है। रोहित ने मेरी और ईशान की तरफ मुड़कर स्मिरक किया। मैंने उसे घूरा। अरे ओ बेवकूफों, ये बकवास बंद करो। और अगर तुम्हें उन लड़कियों के बारे में इतनी पंचायत करनी है तो कहीं और जाकर करो। मेरा दिमाग पहले ही फटा जा रहा है और इसे और खराब मत करो। सुन लिया, चलो अब यहाँ से निकलो साले, तब से दिमाग खराब करके रखा है, अर्नव ने उनकी ओर मुड़ते हुए कहा। वैसे अर्नव जोशी एक बिजनेसमैन का बेटा। हम दोनों पहले दिन से बेस्ट फ्रेंड हैं। हम 4 बेस्ट फ्रेंड हैं, मैं, ईशान, रोहित और अर्नव। ईशान मलिक भी एक बिजनेसमैन का बेटा है और रोहित खन्ना भी। हमारे पिताजी भी हमारी तरह बेस्ट फ्रेंड थे। क्या हुआ भाई? रोहित ने हंसी दबाते हुए पूछा। क्या बताऊं यार, ये मुस्कान, फिर से हमारी लड़ाई हो गई, उसने चिढ़ते हुए कहा। वैसे मुस्कान उसकी गर्लफ्रेंड है और वो भी 10वीं में है, लेकिन सेक्शन 8 में। बात करो और सुलझा लो, सिंपल, मैंने उससे कहा और उसने सिर हिला दिया। जल्द ही पीरियड खत्म हो गया। चूंकि मैं स्कूल का हेड बॉय था और ईशान और रोहित सेक्रेटरी थे और अर्नव मेरा असिस्टेंट, तो हम चारों को एक प्रतियोगिता के सिलसिले में कुछ काम करना था। 10वीं ए के कुछ स्टूडेंट्स भी हमारी मदद के लिए आने वाले थे, इसलिए हम 8 रूम की ओर बढ़ गए। वहाँ हमने उसी लड़की को देखा जो मुझसे टकराई थी और उसकी सहेली को भी। मुस्कान भी वहाँ थी, लेकिन एक और लड़की थी जिसे मैं नहीं जानता था। शायद वो वही हो जिन 3 नई लड़कियों के बारे में मयंक बात कर रहा था। हम कमरे के अंदर गए और देखा कि वे किसी बात पर हंस रही थीं। हे भगवान, उसकी हंसी! तो लड़कियों, ये है हमारे स्कूल के हेड बॉय और उनकी टीम। और लड़कों, ये है वे स्टूडेंट्स जो आपकी मदद करेंगे, 8 रूम की इंचार्ज शालिनी मैम ने कहा। हम सबने सिर हिलाया। अरे, मैं रोहित खन्ना हूँ, रोहित ने कान से कान तक मुस्कुराते हुए कहा। हरामी, मैं ईशान मलिक, ईशान ने कहा। अर्नव जोशी, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा और मुस्कान की ओर देखते हुए, जिस पर मुस्कान ने बस आंखें घुमा ली। लगता है उसे अच्छा लग रहा है। मैंने मन ही मन हंसी दबाई। और ये है सिद्धार्थ ओबरॉय, स्कूल के हेड बॉय, मुझसे पहले किसी ने कहा। मैंने उस आवाज की दिशा में देखा और ये देखकर चौंक गया कि अनन्या यहाँ है। उसके दादा और मेरे दादा दोस्त हैं। ओह, तो वह वही लड़की है। उस समय मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था, बस उसकी पीठ देखी थी। और इससे पहले कि आप लोग कुछ कहें, मैं आपको बता दूं कि हम एक दूसरे को जानते हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दादू के दोस्त के पोते, उसने एक लंबे विराम के बाद कहा, क्योंकि सब उसे हैरानी से देख रहे थे। फिर उसकी बात सुनने के बाद सबके चेहरे सामान्य हो गए। वैसे अब मुझे अपना परिचय देने दो। खैर, मैं अनन्या सिंह राजपूत हूँ, उसने कहा। और भैया, ये मेरी दोस्त हैं, सुमन देशमुख, उसने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, जो कल उस समय उसके साथ थी जब वो मुझसे टकराई थी। ये मुस्कान, हम उसे जानते हैं, आगे बताओ, रोहित ने उसे बीच में रोकते हुए कहा। बेवकूफ, मेरी लड़की का नाम जानने के लिए इतना बेताब? क्या मेरी लड़की? रुको, मैं खुद अपना परिचय दूंगी, मेरी लड़की ने उत्साहित होकर कहा। फिर से मेरी लड़की, लेकिन मैंने इस ख्याल को झटक दिया और मन ही मन उसकी इस मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलिया है, आलिया मल्होत्रा, उसने कहा और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले कि कोई और उससे हाथ मिलाए, मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, सिद्धार्थ। मेरे गंदे दोस्तों ने मुझे देखकर शरारती मुस्कान दी और मैंने उन्हें घूर कर देखा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग अपना काम शुरू कीजिए, मैं अब जा रही हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, शालिनी मैम ने हमारी बातचीत में दखल देते हुए कहा। ठीक है मैम, मैंने कहा। फिर हम सब प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। मैं उस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। अर्जुन मुस्कान को मनाने में व्यस्त था, ईशान सुमन को देख रहा था जो आलिया के साथ बात करते हुए काम कर रही थी, और अनन्या रोहित को यह और वह करने के लिए आदेश दे रही थी।
मैं बस उसकी मुस्कुराहट और खिलखिलाते चेहरे को देखकर मुस्कुराता रहा। फ्लैशबैक समाप्त। मैं मुस्कुराया। जैसे ही उसकी मुस्कुराती हुई छवि मेरी बंद आंखों के सामने आई, मेरे विचारों को दरवाजे पर दस्तक ने तोड़ दिया। अंदर आओ, मैंने ठंडे स्वर में कहा। मेरा पीए राहुल अंदर आया और कुछ कागजात लेकर मेरे पास आया। सर, ये रहे वे कागजात जो आपने मंगवाए थे, उसने कहा। मैंने कागजात लिए और उन्हें पढ़ने लगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मैं भी 5 मिनट में निकल रहा हूँ, मैंने उससे कहा। वह सिर हिलाकर चला गया। कागजात पढ़ने के बाद मैंने अपना सामान समेटा और पार्किंग की ओर बढ़ा। मैं अपनी एस्टन मार्टिन में बैठा। मुझे कारों का बहुत शौक है और मेरे पास सभी नवीनतम मॉडल्स का बड़ा कलेक्शन है। ड्राइव करते समय मैंने उसे देखा। वह सड़क के किनारे चल रही थी, अपने हाथों को अपनी बाहों पर रगड़ रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। मूर्ख लड़की, जैकेट क्यों नहीं लाई? मैंने सोचा। मुझे पता है कि दिल्ली में दिन के समय गर्मी होती है, लेकिन रातें ठंडी होने लगी हैं क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। लेकिन वो बहुत हॉट लग रही है, मेरे मन का दूसरा हिस्सा फुसफुसाया। चुप रहो पागल, मेरी अंतरात्मा ने मुझे डांटा। मैंने अपना सिर झटका और धीमी गति से उसका पीछा करने लगा ताकि वह मुझे देख न सके। मैं उसे इस समय अकेले जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि यह उसके लिए सुरक्षित नहीं था। तुम्हें इसकी परवाह क्यों है? मेरे मन ने मुझसे सवाल किया। मैं चुप रहा। तभी मेरे दिल ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम अब भी उससे प्यार करते हो। मैंने अपने भीतर के तूफान को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने उसे तब तक देखा जब तक वह अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में नहीं चली गई। मेरे निजी जासूस ने आज मुझे बताया था कि उसने आज ही इस अपार्टमेंट में शिफ्ट किया है। अपने घर वापस जाते हुए पूरे रास्ते मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहा। चैप्टर 5, अलिया का दृष्टिकोण। मैं करा उठी जब मैंने अपना फोन बजते हुए सुना। मैंने अपना फोन खोजा और उसे कान के पास ले जाकर चुपचाप रख लिया क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। हेलो, एक मजबूत आवाज सुनाई दी। इस आवाज को पहचानते ही मेरी आंखें झटके से खुल गईं। हाँ, मैंने कहा, कैसी हो मेरी बच्ची? पापा ने पूछा। ये सब छोड़ो पापा, सीधा बताओ कि आपने क्यों कॉल किया? मैंने उनसे कहा, हाँ, मैं थोड़ी रूखी हो रही हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा ही है। वो हमेशा व्यस्त रहते हैं और अब अचानक उन्हें मेरी परवाह है, तो इसका मतलब जरूर कुछ जरूरी बात होगी, वरना वो इस समय मुझे कॉल नहीं करते। उस तरफ से एक लंबी सांस लेने की आवाज आई। अलिया, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। तुम्हें ओबरॉय एंड कंपनी जाना होगा और वहाँ एक डील पर साइन करना होगा। तुम्हारी माँ और मैं यहाँ नहीं है, इसलिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, उन्होंने कहा। क्या मैं आज फ्री नहीं हूँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं कहीं भी जाने के मूड में नहीं थी। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, बस समझो बच्ची, ये बहुत जरूरी है, वरना मैं तुमसे ये करने को नहीं कहता, उन्होंने विनती करते हुए कहा। ठीक है, मैंने दांत भींचते हुए कहा। अच्छा, बहुत बढ़िया, मेरा पीए तुम्हारे साथ जाएगा। वो 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएगा, उन्होंने खुशी से कहा जब मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा और कॉल काटने ही वाली थी कि उन्होंने कहा, अपना ध्यान रखना बच्ची, तुम्हारी माँ और मैं तुमसे प्यार करते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा और कॉल काट दी। फिर थके हुए सिर को पलंग की हेडबोर्ड पर टिका दिया। मैं वॉशरूम में तैयार होने चली गई। अपने काम निपटाने के बाद मैं बाहर आई और अपने वॉक इन क्लोजेट की तरफ बढ़ी। मैं पहनने के लिए एक ड्रेस ढूंढ रही थी कि अचानक मेरा फोन फिर से बजा। मैंने कॉल उठाई, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड सुमन की थी। तू कमीनी, मुझे बताया भी नहीं कि तू इंडिया में है और वो भी दिल्ली में, उसने चिल्लाते हुए कहा। हेलो, तुझसे भी मिलकर अच्छा लगा सुमन, मैंने कहा। तेरे हेलो की ऐसी की तैसी, आज रात 8 बजे ब्लू मून बार में मिल मुझे, उसने कहा और मैं मना कर पाती, इससे पहले ही उसने कॉल काट दी। उसे पता था कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैंने एक लंबी सांस ली और ड्रेस पहनने के लिए चुनी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बाहर गई और देखा कि एक भारी भरकम आदमी वहाँ खड़ा था।
हे भगवान, ये मुझे किडनैप करने वाला है क्या? मैंने अपने मन को चुप कराया और उसकी तरफ देखा। वो सिर झुकाकर बोला, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं मिस्टर मल्होत्रा का पीए जगदीश हूँ। मैं आपको ओबरॉय एंड कंपनी ले जाने के लिए आया हूँ। मैंने सिर हिलाया, दरवाजा लॉक किया और उसके पास से चल दी। वो मेरे पीछे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे मेरा बॉडीगार्ड हो। जब मैं लिफ्ट से बाहर आई तो देखा कि कई सारे ब्लैक सूट में आदमी खड़े थे। मैंने आंखें सनकरी करके जगदीश की तरफ देखा। ये आपकी सुरक्षा के लिए है मैडम, सर ने हमें साथ ले जाने के लिए कहा है, उसने कहा। मैंने अपनी आंखें घुमाई और आगे बढ़ गई। इस समय मैं पापा से लड़ाई करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब उनकी तथाकथित इज्जत के लिए है। एक गार्ड ने मेरे लिए कार का दरवाजा खोला। मैं अंदर बैठ गई और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं बाहर का नजारा देखने लगी। कुछ समय बाद गाड़ी रुकी। जगदीश ने मेरे लिए दरवाजा खोला। मैं बाहर आई और उसने मुझे अंदर चलने को कहा। मैं उसके पीछे पीछे चली और मेरे पीछे कुछ गार्ड्स भी थे। एक आदमी हमारे पास आया। हेलो, मेरा नाम राहुल है, मैं मिस्टर ओबरॉय का पीए हूँ, उसने कहा और हमें उनके पीछे चलने को कहा। हम सीईओ के केबिन की तरफ बढ़े। हम 80वें फ्लोर पर पहुँचे। मैं सोच रही थी, इतनी ऊंचाई की क्या जरूरत है। मैं चलते चलते रुक गई, क्योंकि मैंने दरवाजे पर लिखा हुआ पढ़ा, सीईओ सिद्धार्थ ओबरॉय। मैं वहीं जम गई। तभी वो आदमी, जो शायद अपनी उम्र के आखिरी 20वें सालों में होगा, दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर गया और फिर बाहर आकर मुझसे बोला, मैडम, आप अंदर जा सकती हैं। मैं अंदर नहीं जाना चाहती थी। मेरे दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ रहे थे। अगर वो वही हुआ तो, या शायद वो न हो। तभी जगदीश की आवाज ने मेरे ख्यालों को तोड़ा। मैडम, आप ठीक हैं? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ ठीक है, आप जाइए और पेपर्स पर साइन कर लीजिए, मैं यही हूँ, उसने कहा। मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा, जैसे पूछ रही थी कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे, और शायद उसने मेरी नजरों को समझ लिया। ठीक है, हम अंदर आने की अनुमति नहीं रखते, जगदीश ने कहा। मैंने सिर हिलाया और केबिन के अंदर चली गई। उस आदमी ने मेरे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मुझे घबराहट महसूस हो रही थी, पता नहीं क्यों। मैं यहाँ किसी इंटरव्यू देने नहीं आई थी, फिर भी इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ, मैंने खुद से कहा। फिर मैंने केबिन के चारों ओर देखा। ये सच में बहुत खूबसूरत था, मुझे मानना पड़ेगा। ये गहरे रंगों से सजा हुआ था और यह एक हॉल जितना बड़ा था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि किसी को इतना बड़ा केबिन क्यों चाहिए। कुछ किताबें और फाइलें एक बुकशेल्फ में रखी थी और वे बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित थीं। फिर मैंने सीईओ को ढूंढने के लिए देखा और उन्हें पाया कि वो अपनी पीठ मेरी तरफ किए खड़े थे। उनका चेहरा डेस्क के पीछे लगे कांच की खिड़की की ओर था। मैंने वहां चलने का फैसला किया। मेरी हाई हील्स की आवाज इस शांत कमरे में गूंज रही थी, जैसे मैं इस क्रिस्टल क्लियर फर्श पर चल रही थी। मैं उनकी डेस्क तक पहुंची और उनका ध्यान खींचने के लिए गला खखड़ा। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और इसने मुझे चिढ़ा दिया। मैंने आंखें घुमाई और चेहरे पर एक सपाट भाव रख लिया। हम घमंडी मुझे नजरअंदाज कर रहा है। हेलो मिस्टर ओबरॉय, मैं आलिया मल्होत्रा हूँ, मैंने कहा और अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर देखा और मैं उन्हें देखकर स्तब्ध रह गई। मैं एक कदम पीछे हट गई। हेलो मिस मल्होत्रा, उन्होंने कहा और हाथ मिलाने के लिए मेरा हाथ थाम लिया। मैंने उनकी तरफ उलझन में देखा। क्या वो मुझे पहचानते नहीं? क्या उनकी याददाश्त चली गई है, या उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था और वो सब भूल गए? ओह तुम चुप रहो, मेरा मन मुझ पर चिल्लाया। खैर मिस मल्होत्रा, मुझे उम्मीद है कि आपको पता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। उन्होंने मेरी तंद्रा तोड़ते हुए कहा और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। हाँ, मुझे पता है। मैं हकलाने क्यों लगी? क्या वो सच में मुझे याद नहीं? मुझे बुरा लगा, लेकिन मेरे लिए ये अच्छा ही है कि उन्हें याद नहीं। मेरे मन ने कहा, मुझे बुरा लगा, लेकिन मेरे लिए ये अच्छा ही है कि उन्हें याद नहीं। मेरे मन ने कहा, लेकिन मेरा दिल धीरे से फुसफुसाया, पर ये दर्द देता है, वो हमें कैसे भूल सकते हैं? मैंने उनकी तरफ देखा। इन 7 सालों में वो कितना बदल गए हैं। उनका शरीर पहले से ज्यादा मस्कुला हो गया है और उनकी चौड़ी छाती, उनके बाल अब परफेक्ट तरीके से जेल किए हुए थे और उनकी हल्की दाढ़ी उन्हें और भी ज्यादा हॉट बना रही थी। उनका ब्लैक सूट उनके शरीर पर पूरी तरह फिट बैठ रहा था। वो बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। मैंने नोटिस किया कि वो भी काला पहन रहे थे। हम मैच कर रहे थे। मैं मुस्कुराई, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया जब मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें घूर रही थी। मैंने उन्हें मुझे देखकर मुस्कुराते हुए पाया। मैंने तुरंत अपनी नजरें उनसे हटा ली और गला साफ किया, क्योंकि मुझे लगा मेरे गालों पर गर्मी दौड़ रही है। खैर मिस मल्होत्रा, ये रहे वो कागजात जिन पर आपको साइन करना है। उन्होंने एक फोल्डर से कागजात निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने कागजात लिए और उनके सामने रखे पेन को उठाया और साइन करने वाली थी जब उन्होंने कहा, हमें हमेशा कागजात पढ़ने चाहिए साइन करने से पहले। मैंने झुंझलाते हुए कहा, आप मुझे जानते हैं।
फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कहा और मन ही मन खुद को कोसने लगी। मैं आपको कैसे जान सकता हूँ मिस मल्होत्रा, क्या हम पहले मिले हैं? हाँ, या हम दोस्त थे, उन्होंने एक सख्त आवाज में कहा। मैं वहीं जम गई, या उससे भी ज्यादा कुछ। उन्होंने लंबा रुकने के बाद एक तंज भरे लहजे में कहा। मैंने उनकी तरफ देखा और सिर उठाकर कहा, क्या आपको सच में मेरी याद नहीं? पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी आवाज मेरे दिल से निकली। खैर, आप ही बताइए मिस मल्होत्रा, क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं? उन्होंने मुझसे फिर पूछा, अपनी गहरी आंखों से मेरी आंखों में देखते हुए। वो आंखें जो एक बार सिर्फ मेरी आंखों में देखकर सब कुछ कह देती थी और उनमें इतना प्यार होता था, अब खाली थीं। उनका सवाल सुनकर मेरा दिल टूट गया। तो उन्हें सच में मेरी याद नहीं? मैंने खुद को संभाला और कहा, नहीं, हम नहीं जानते। उन्होंने अपने जबड़े भींचे और कहा, तो फिर आपने कहा कि आप मुझे पहले से जानती हैं। वो बस मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा और कागजात पर साइन कर दिए। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी, खासकर उनके सामने। मैंने साइन किए हुए कागजात उन्हें दिए और उनका पेन भी वापस कर दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर मैंने कहा, थैंक यू। वो बस मुझे घूरते रहे। फिर उन्होंने पेन लिया, मैं मुड़ी और चलने लगी। तभी उन्होंने कहा, आपका दिन शुभ हो मिस मल्होत्रा। अब तक मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें मैं लंबे समय से रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं दरवाजे के पास रुकी, गहरी सांस ली और मुस्कान के साथ मुड़कर कहा, आपका भी। मैं पलटी और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। मैं बिल्डिंग से बाहर निकली, अपनी कार में बैठी और तेज गति से गाड़ी चलाने लगी। वो आंसू जिन्हें मैं अब तक रोक रही थी, मेरी आंखों से गिर पड़े। मैंने अचानक कार रोक दी, एक सुनसान सड़क पर, और जोर से चीखते हुए स्टीयरिंग व्हील पर अपना सिर मारने लगी और जोर जोर से रोने लगी। वो मुझे याद नहीं करता, मैंने सौबें में कहा। कैसे तुम मुझे भूल सकते हो सिद्धार्थ? कैसे? मुझे पता है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैंने खुद से कहा, रोते हुए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं माफी चाहती हूँ सिद्धार्थ, मुझे माफ कर दो, मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपना सिर मारते हुए लगातार कहा। ये वही है जो मुझे मिलना चाहिए, मुझे यही सब कुछ मिलना चाहिए, मैंने ये कहते हुए रोते हुए कहा। मेरा सिर घूमने लगा और मेरी सांस लेना मुश्किल होने लगी, लगातार रोने और चिल्लाने के कारण। तो मैंने जल्दी से अपनी हैंडबैग में दवाइयाँ ढूंढी और गहरी सांस ली। मैंने दवाइयाँ ली और पानी के साथ गटक लिया। फिर मैंने अपनी सिर को पीछे करके अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरी नाक से खून बह रहा था, तो मैंने एक टिश्यू लिया और उसे पोंछा। मेरा फोन बजा और कॉलर आईडी पर सुमन का नाम दिखा। मैंने अपने आंसू पोंछे और कॉल उठाए। हे सुमन, मैंने खुश होने की कोशिश की। आलिया, क्या हुआ? उसने चिंता में पूछा। कुछ नहीं, तुम बताओ, तुमने कॉल क्यों की? हमारी प्लान तो रात के लिए थी न? मैंने विषय बदलते हुए कहा। हाँ, मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए कॉल किया था कि देर मत करना, उसने कहा। ठीक है, तुम्हें बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे कहा और वह बस करते हुए बोली। ठीक है, तो रात को मिलते हैं। फिर मिलते हैं, मैंने कहा। ठीक है, उसने कहा और मैंने कॉल खत्म कर दी। फिर मैंने अपने अपार्टमेंट की ओर रुख किया। सिद्धार्थ का पाव। आज जब मैंने उसे देखा तो मैं बहुत खुश था। मैं बस उसे अपनी बाहों में समेट लेना चाहता था और उसे कसकर गले लगाना चाहता था और उसे गहरे किस करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। वो आज जिस आउटफिट में थी वह बहुत हॉट लग रही थी। वह पहले जैसी ही है, बस अब थोड़ी सी गंभीर हो गई है। इन सालों में वह बदल गई है। उसका शरीर अब पहले से ज्यादा कर्वी हो गया है, लेकिन अब वह पहले से पतली लगने लगी है। वह खूबसूरत तो लगती है, लेकिन उसका चेहरा बहुत पीला लग रहा है और वो काले घेरे जिन्हें वह अपनी कंसीलर से छुपाने की कोशिश करती है, मुझे दिख रहे थे। वह मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। जब उसने आज कहा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो मुझे गुस्सा आया
लेकिन मैंने खुद को जितना हो सके शांत करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी गुस्से की वजह से मेरी बेबी किटन डर जाएगी। मैं नहीं चाहता था कि वह डरे। फोन की घंटी बजती है। मैंने कॉलर आईडी देखी और कॉल उठाई। हाँ, मैंने कहा, सर, आज शाम 7 बजे ब्लू मून बार क्लब में आपकी मीटिंग है, मेरे पीए ने मुझे बताया। ठीक है, तैयार रहो, मैंने उसे कहा और कॉल काट दी। फिर मैंने अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए फाइलों में खुद को व्यस्त कर लिया।